एडी को तो ये हो गया था मैम पीडीएफ भेज देना, ही इज फेमस फॉर पीडीएफ, है ना। 73 says कि जो एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की है दैट हैज टू बी एक्सरसाइज बाय द यूनियन, विच मीन्स जितना भी यूनियन लिस्ट का मैटर है वो सारा का सारा यूनियन लिस्ट ही बनाएगी। यूनियन मीन्स पार्लियामेंट ही यूनियन लिस्ट के मैटर्स के ऊपर लेजिस्लेट करेगा, लॉ बनाएगा। Then clause 2 ये कहता है कि subject to the provisions of this constitution, the executive power of the union shall extend to the exercise of such rights, authorities and jurisdiction as is exercisable by the government of India by virtue of any treaty or agreement. Generally सारे के सारे यूनियन लिस्ट के मैटर्स अगर इंडिया को किसी ट्रीटी में किसी अग्रीमेंट में एंटर करना है विद द फॉरेन कंट्री, देन ऑल्सो इट इज द पार्लियामेंट विच विल मेक द लॉ for that particular treaty or the contract as well as for the union list. State list के matters में भी आपकी union list law बना सकती है, वो union law बना सकती है, parliament law बना सकती है जब requisition हो या जब आपके यहाँ पे emergency लगी हुई हो state की। तो जब state emergency लगेगी या तो तब, otherwise state list के matters में स्टेट लॉ बनाएगी और यूनियन लिस्ट के मैटर्स में पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। विद रिगार्ड टू योर कंकरेंट लिस्ट इसमें दोनों लॉज बनाएंगे लेकिन पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। नाउ कम टू 74 says there will be a council of minister to aid and advise the president। मिल गया फोन? प्रेसिडेंट अकेला कुछ नहीं करता, ये हमने मर्सी पिटिशंस में भी पढ़ा था। ही इज ऑलवेज गाइडेड एंड सपोर्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड फॉर दैट यहाँ पे सारे के सारे आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो हेड करेंगे, एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, जो उसी एडवाइस के हिसाब से ही विल फंक्शन। प्रोवाइडेड जो भी क्वेश्चन होगा कि क्या एडवाइस टेंडर हुई कैसे नहीं हुई, दैट विल नेवर एवर बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ कि किस तरीके से एडवाइस टेंडर हुई नहीं हुई। दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट दैट एडवाइस और टू रिजेक्ट दैट एडवाइस। अदरवाइज उस एडवाइस के ऊपर कि वो एडवाइस कैसी थी कैसी नहीं थी, इसके ऊपर आप कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते। 75 other provisions as to the ministers, there is council of ministers, there is cabinet also। then जो council of ministers हैं including the prime minister will not exceed 15% of the total members of the house of people। लोकसभा से ज्यादा नहीं होंगे। अभी लोकसभा की हमने पढ़नी है 79 के बाद कि लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं। लोकसभा इज 545 प्लस 5 दैट इज 550 इन टोटल, और इसके साथ साथ आपकी राज्यसभा इज 250, 238 प्लस 12, ठीक है। 12 इज दी और आदि नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। हाउस ऑफ पीपल मींस लोकसभा में ज्यादा लोग होते हैं जिसमें आप खुद डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू उनको इलेक्ट करते हो। तो उस हाउस ऑफ पीपल की 15% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं और उसकी वाइडर बॉडी है एज कंपेयर टू कैबिनेट। कैबिनेट उससे भी छोटी बॉडी है जहां पे कैबिनेट मिनिस्टर्स आपके कहलाते हैं। जो पोर्टफोलियोज हैं आपके, उस पोर्टफोलियोज के हिसाब से मिनिस्ट्री डिवाइडेड है आपकी। पहले कम थे पोर्टफोलियोज, जैसे एचआरडी मिनिस्ट्री हो गई, ये कोल की हो गई, माइन वाली इंडस्ट्रीज वाली हो गई, देन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, ये होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, पहले ये सब एक ही जगह पे थी कुछ कुछ, अब इनको और बाइफरकेट करा जा रहा है सो दैट उसमें से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड फ्रॉम देन देयर विल बी कैबिनेट। जैसे स्टेट के इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट के कुछ इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, उनके लिए हम कैबिनेट बनाते हैं, ठीक है। सो कैबिनेट इज नॉट अ वाइडर बॉडी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ वाइडर बॉडी एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ 15% ऑफ द हाउस ऑफ पीपल्स पॉपुलेशन। उसमें से रिजर्वेशन टू द वुमेन इज ऑल्सो टू बी गिवन। देन आ जाओ इसके बाद जितने भी मिनिस्टर्स, एक सेकंड बच्चे ये खत्म कर लेने थे फिर आते हैं तेरे पास। जितने भी मिनिस्टर्स हैं आपके, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट मिनिस्टर्स, दे ऑल विल बी होल्डिंग देयर ऑफिसेस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। व्हाट इज प्लेजर? दैट हैज बीन डिफाइंड अंडर आर्टिकल 310 व्हिच सेज दैट व्हेनेवर द प्रेसिडेंट फील्स, तब तक आप उसको रख सकते हो, जब चाहे प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकता है विदाउट असाइनिंग एनी रीजंस टू देम। Then they say all the council of ministers, they will be responsible to whom? They will be responsible to the Lok Sabha. Then they say whenever they enters into an office, they have to administer an oath which has been provided in the 3rd schedule, and that too by the president. And the salaries and allowances have to be paid in the as specified in the 2nd schedule. Supposingly a minister who for any 6 consecutive months is not a member of either house of parliament, then he or she ceases to be a minister. Suppose a person is a minister but he is no more a member of either house of a parliament for a period of 6 months consecutive
consecutive months. अगर उस टाइम तक इलेक्शंस करा के वो MP या MLA MP ऑफ राज्यसभा और लोकसभा अगर बनता है, then in that case he can still retain his position as a minister, otherwise he will not be. जैसे MPs राज्यसभा के हैं, उनमें से भी कुछ लोगों को हमने मिनिस्ट्री एलोकेट की हुई है, otherwise it is the ministry which has been allocated to the Lok Sabha persons. हाँ जी, आप पूछो. इसको बच्चे फर्दर आगे एक्सटेंड कर देते हैं कि दोज हु आर होल्डिंग दिस ऑफिस विल रिमेन टू होल्ड दिस ऑफिस फॉर अनदर पीरियड ऑफ 6 months बिकॉज ऑफ द अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस. इसमें जनरली हाउस ऑफ द पीपल से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो सकता है. जैसे तूने पूछा 15% की पॉपुलेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एक्सीड नहीं होनी चाहिए, वो दोनों हो सकते. ठीक है जी, आया यहां तक समझ में. अब आ जाओ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री. ही हैज ऑल द पावर्स to hear and to have the audience throughout all the courts in the territory of India. वो जहां चाहे वहां जाके उस ऑडियंस में उनको सुन सकता है. Then इसके बाद इनका साथ के साथ क्या है, that the Attorney General of India will hold office during the pleasure of the president. Means whenever the president want, वो उसको वहां से remove कर सकता है. दूसरी चीज, इसके साथ साथ ऑडियंस का राइट होने के साथ साथ इसमें 88 आर्टिकल पे आ जाओ. 88 article says that the Attorney General of India will also have a right to speak in and also to participate in the houses or in the proceeding of the houses or any joint sitting, but he will not be entitled to vote. तो अटॉर्नी जनरल हमेशा 88 आर्टिकल के साथ पढ़ा जाता है. इसके 3 राइट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो उसे मिलते हैं, और एक राइट ऐसा है जो उसे नहीं मिलता. पीटी में यही पूछते हैं. अटॉर्नी जनरल हैज अ राइट to have the audience in all the courts throughout the territory of India, number 1. Then he has a right to speak in and to participate in the proceedings of either house of the parliament, plus only these 3, excluding he does not have a right to vote. वोटिंग राइट उसके पास नहीं है. सेम काउंटर पार्ट एडवोकेट जनरल को है, बस फर्क इतना है कि एडवोकेट जनरल सिर्फ अपनी ही जगह पे ऑडियंस कर सकता है, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया में ऑडियंस नहीं है. And then he may have a right to participate in the proceedings, but he also does not have a right to vote in that case. Advocate General, Attorney General, क्या फर्क है? Attorney General is the first law officer of the country. Advocate General is the first law officer of the state, and Advocate General is a political post in the same way. This post is also a political post. ये political post हैं, ये जो चाहें जैसे पावर होती है उसके हिसाब से 5 years के लिए आते हैं. The moment the government collapses, automatically ये भी resignation देते हैं. दोबारा से इनकी अपॉइंटमेंट प्रोसेस हर 5 साल के बाद चलता है. समझ में आया? अब आपके एडवोकेट जनरल जिस भी स्टेट का दे रहे हो आप जान सकते हो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए. सॉलिसिटर जनरल भी हैं आपके. सॉलिसिटर जनरल इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द लीगल इंटरप्रेटर और द लीगल असिस्टेंट ऑफ द कोर्ट, और ये भी एक पॉलिटिकल पोस्ट है आपकी, सॉलिसिटर जनरल. नाउ हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? स्टिल है, बदल दिया, ये अभी हुआ बस. कितने साल के लिए के वेणुगोपाल जी रहे? Yes, yes. And who's the Solicitor General of India? And who's Harish Salve then? Pro government, pro BJP government advocate है, जिन्होंने केदार जाधव जो पाकिस्तान में एक स्पाई का पकड़ा हुआ, उसका केस उन्होंने प्रो बोनो सिर्फ 1 रुपए में. Yes, yes. ये चीजें पता होनी चाहिए आपको. Now the task for you is आपको करंटली अलग जगह पे लिखना है who is the Attorney General of India present and who was the first Attorney General of India, then who's presently the Solicitor General of India. ठीक है, ये चीजें आपको रटी होनी चाहिए. प्लीज ये चीजें अलग अलग एक चार्ट बना के लिख लेना, ये आपकी ड्यूटी है. अगर आप ये सोचो कि इसके लिए भी हम बाद में बुक ले लेंगे यूनिवर्सल की लीगल जीके, उसमें गलत है आंसर्स. वो रीप्रिंट कर रहे हैं, रीएडिशंस कई बार नहीं भी कर पा रहे हैं वो. सो मेक श्योर ये सारे कमीशंस के जितने भी चेयरपर्सन्स हैं, इलेक्शन कमीशन के सीईसी कौन है, जो सब आप खुद पढ़ोगे और खुद उसको लेटेस्ट अभी यहाँ पे लिखोगे. जैसे इन्होंने बताया, ही वाज अर्लियर के वेणुगोपाल, नाउ ही इज दिस आर यस. ठीक है जी, कमिंग बैक. नेक्स्ट आ जाओ इसके बाद.
No, he's always kept to be on the higher footing, Attorney General. Solicitor is, he's assisting the courts in general matters. Likewise, your advocate generals are doing the assistant work in the same way for the center, the kind of an amicus curiae. I would not say he will be the amicus curiae for every case, but kind of an amicus curiae is Solicitor General also. He also represents the cases of the union in the other cases, in other courts as well. ट्राइब्यूनल्स में, किसी और जगहों पे यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी सॉलिसिटर जनरल रहता है. अटॉर्नी जनरल का बेसिक फंक्शन होता है टू अलॉट द केसेस टू देम एंड टू डिसाइड, जिसमें अभी पूछा भी गया था इनसे, जो पिछले वाले थे के वेणुगोपाल जी, इनसे बहुत सारी जगहों पे वो ली गई थी opinion about the cases that were being going on, maybe about the marital rape, maybe about the other cases earlier in 2022. Now it has been declared as a rape. पता आपने पढ़ा ये मैरिटल रेप के ऊपर, whether it is a rape or it is still a conundrum. उसके बाद अभी CJI चंद्रचूड़ जी ने कुछ लिखा है इसके ऊपर, with ifs and buts it is a rape, but with conditions. ठीक है, ये चीजें पढ़ने लायक हैं अभी के लिए. चलो, coming back now, come to 77, conduct of the business of the government of India. जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं, कोई भी पार्लियामेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है किसी फॉरेन कंट्री के साथ, किसके नाम में करेगा? प्रेसिडेंट के नेम में करेगा. कोई भी चीजें, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कोई भी ऑर्डर्स हैं, कुछ भी ऐसा होगा, दैट ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर as respects the furnishing of the information? To communicate to the president all its decision of the council of minister, to furnish the information relating to the administration of the affairs, and if the president requires, submit it for consideration of the council of ministers. ये मैं इसलिए स्पीड में खिंचवा रही हूँ आपको, क्योंकि पीटी में बहुत रेयर चीजें ऐसी पूछी जाती हैं, जो ज्यादा पूछी जा रही है उस पर हम फोकस कर रहे हैं. लाइकवाइज योर अटॉर्नी जनरल के 4 राइट्स. ठीक है, 4 में से एक नहीं है, 3 है. कौन कौन से 3 राइट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास एप्लीकेबल हैं या अवेलेबल हैं? सिटिंग ऑडियंस, राइट ऑफ ऑडियंस, देन पार्टिसिपेट एंड स्पीकिंग राइट. व्हाट राइट ही डज नॉट हैव? वोटिंग राइट. गुड. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन बी अ मिनिस्टर in the sense later on he can be appointed as a minister. हाँ, जो अटॉर्नी जनरल है उस टाइम पे he can be appointed as a minister? No, he cannot be. That will be considered to be holding an office of profit then. क्या करते हैं बच्चे? पॉलिटिकल पोस्ट है, जब पोस्ट ही पॉलिटिकल है तो वो करेगा ही उसी फेवर में. आपके एडवोकेट जनरल्स जो हैं ये सारे के सारे, हरियाणा, पंजाब, पॉलिटिकल पोस्ट, दे विल बी फेवरिंग दैट पार्टी जिन्होंने उसको अपॉइंट किया, क्योंकि 5 साल के लिए तो आते हैं. आपको ये पता, हाई कोर्ट में और आपके सुप्रीम कोर्ट में जब ये सारी चीजें होती हैं, हर 5 साल के बाद जब इलेक्शंस होते हैं, ये सब लोग रेजिग्नेशन देते हैं. रेजिग्नेशन देने के बाद दोबारा से पोस्ट निकाली जाती है और फिर दोबारा से इनको अप्लाई करना होता है. हर एक पर्सन को, एडवोकेट जनरल भी चेंज होते हैं और आपके असिस्टेंट एडीजे, ये डीएजी और एडिशनल एजीज भी चेंज होते हैं. देखिए, ये चीजें आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. इट्स अ पॉलिटिकल पोस्ट. नेक्स्ट, कमिंग टू पार्लियामेंट नाउ. पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट में हमेशा ये 3 चीजें आएंगी. पीटी में पूछते हैं, बहुत जगह आप गलती करके आते हो, आप सिर्फ और सिर्फ लोकसभा राज्यसभा लगा के आते हो. इट इज नॉट ऑलवेज द लोकसभा राज्यसभा, रादर इट इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट. President is the nominal head of the state or he is the real head of the government? He is just a puppet in the hands of the government, and that is why council of ministers की yes aid and advice पे ही वो function करता है. Next आ जाओ. राइट ऑफ ऑडियंस मींस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चाहे तो किसी भी कोर्ट में, किसी भी प्रोसीडिंग्स में जाके बैठ सकता है और उनको सुन सकता है. एडवोकेट जनरल के पास ये राइट नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में चुपचाप जाके और बैठ जाए ऐसे. नो, ही इज नॉट हैविंग दैट राइट. अटॉर्नी जनरल के पास ये राइट है, वो किसी भी कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाके सुन सकता है. देन 80, कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा की कॉम्पोजिशन के अंदर देखो, इट इज ऑलवेज योर 250, that means 238 from the states and the UTs, and 12 members will be nominated. वो 12 members कौन कौन सी जगह से होंगे? लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस.
लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। और जब आप इसी को काउंटर पार्ट वहां पे पढ़ोगे जहां पे आपके बाई कैमरल हाउसेज हैं, जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, तो वहां पे 5 हो जाएंगी आगे। उसको भी एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। मैंने क्या बोला समझ नहीं आया ना? नहीं आया समझ? 171 निकालो, अभी समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 171 लिखा है, कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। क्लॉज 5 देखो, क्लॉज 5 में नीचे देखो, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस एंड वन एडेड इज कोऑपरेटिव मूवमेंट। आप ध्यान से सुनो, तुम्हें तब समझ में आएगा। दिस इज राज्यसभा, नहीं बनना, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये स्टेट लेवल पे काउंटर पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं हम। मैं एक चीज पढ़ा रही हूँ, दूसरी चीज आप खुद पढ़ोगे और उसके डायग्राम्स बनाओगे जो पहले भी बोला गया था और शायद आपने अभी तक बनाए नहीं। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स पहले डिस्कस करेंगे, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स डिस्कस करेंगे। बाई कैमरल हाउस इज नॉट अ रूल इन द स्टेट्स, इट इज ऑलवेज अ यूनिकैमरल हाउस। जनरली लेजिस्लेटिव असेंबली सुनी होंगी आपने, एमएलए सुने, एमएलसी सुने हैं कहीं पे? बहुत रेयर, बहुत रेयर। कुछ कुछ स्टेट्स में, इट इज ओनली इन 7 स्टेट्स जहां पे। कितनी स्टेट्स हैं अभी आपकी? 28, 29, 30, 32, 28. Some of you are saying 29 as well. Who are saying that? 28, 28, 29 बीच में हुई थी, 28 आ गई। अब देखो ध्यान से सुनो, स्टेट्स के 28 में से सिर्फ 7 स्टेट्स में बोथ हाउसेज हैं, बाकी 21 स्टेट्स में सिर्फ एक सिंगल हाउस है, विच इज नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब वो लेजिस्लेटिव असेंबली को हम हमेशा लोकसभा के साथ इन कंपैरिजन रखते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम हमेशा राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के साथ इन कंपैरिजन रखते हैं। ठीक है, तो जब मैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स पढ़ाऊंगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो 7 स्टेट्स में आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, उनकी भी बात साथ की साथ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पढ़ा काउंसिल ऑफ स्टेट्स में कि 238 मेंबर्स तो मुझे स्टेट्स और यूटी से चाहिए, 12 मेंबर्स हम नॉमिनेट करेंगे। नॉमिनेट किस किस ग्राउंड पे करोगे? लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। यही सेम चीज यहाँ पे अगर मुझे नॉमिनेट करनी है तो 5 ग्राउंड हो जाते हैं। कौन कौन से? लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है, ये यहीं पे रट के जाना, तभी समझ में आएगा। अब इसके बाद आ जाओ वापस टू दिस काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में इसके बाद यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है लास्ट में, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूटीज इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल बी चोजन इन सच मैनर एज पार्लियामेंट में बाय प्रिस्क्राइब। बच्चे डिलिमिटेशन कमीशंस बनती हैं आपकी, जो डिलिमिटेशन, क्लॉज 5, डिलिमिटेशन कमीशंस जो बनती हैं उसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि वो हर बार सेंसस के बाद पॉपुलेशन को प्लस एरिया को चेक करते हैं और जहां पे उनको लगता है कि नाउ देयर इज एन इम्प्रूवमेंट, तो वहां से वो, अगर वो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो उसको अनरिजर्व्ड में कर देंगे और दूसरे को रिजर्व्ड में ले आएंगे। अभी तक दिस अंबाला वाज रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो हरियाणा से होंगे वो पता चलेगा। नाउ डिलिमिटेशन कमीशन जो इलेक्शंस होंगे अगले साल, उसमें अंबाला नहीं रहेगी, मे बी कुरुक्षेत्र, मे बी समवेयर एल्स, वो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी बन जाएगी। व्हाई? द पर्पस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स डिलिमिट करना। डिलिमिट करने का मतलब कि पहले एज पर 5 साल के, 10 साल के, जो आपका 10 साल का जो सेंसस चलता है और हर 5 साल के बाद जो ये पॉपुलेशन में असेस करके जो ये बताते हैं इलेक्शंस के हिसाब से डाटा जो कलेक्ट होते हैं, उसके हिसाब से वो ये देखेंगे कि क्या अब इसमें इंप्रूवमेंट है, क्योंकि ये काफी टाइम से रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, अब इसको चेंज करके हम कहीं और भेजेंगे और यहाँ पे एक जनरल कैंडिडेट जो है वो इलेक्ट करवाएंगे और वहां पे इलेक्शंस कंडक्ट करेंगे। सो डिलिमिटेशन कमीशन के हिसाब से ही डिसाइड किया जाएगा कि हमें इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन कितने यूटी से मेंबर चाहिए जो आपके राज्यसभा में आ जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते, ये ध्यान रखना। राज्यसभा में आपके एमएलए हमारी तरफ से जाके वो अपना वोट डाल के आते हैं, दैट टू इन प्रोपोर्शन। और अगर उसका प्रोपोर्शन समझना है तो यहाँ पे लॉ के लिए इतना स्पेसिफाइड है आपके लिए, इससे ज्यादा आईएएस में काम आता है, नॉट फॉर जुडिशरी पर्पसेस, क्योंकि जुडिशरी में पीटी में वो रेशो कभी नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, हाँ, फॉर्मूला जो आपको बोला हुआ इलेक्शंस का, जब ये सारा एक बार खत्म हो जाएगा तो इलेक्शंस का फॉर्मूला आपको मैं वो समझा दूंगी कितने कितने पॉपुलेशन के हिसाब से आता है।
हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करने का काम भी डिलिमिटेशन कमीशन का है। वो बताएगी कि अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इतने में बट गई, इसमें से हो सकता है मैं 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दूं और हो सकता है इन दोनों को कंपाइल करके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दूं। इसके हिसाब से कैंडिडेट्स को हम खड़ा करते हैं और फिर इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। तो जब हमारे यहाँ पे एमपीज हो रहे हैं ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, विद रिगार्ड टू यूटी मुझे क्या देखना है, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी प्रोपोर्शन है, किस हिसाब से इनमें से कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो रिजर्व्ड नहीं है या जो रिजर्व्ड है जो इक्वली एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। देन वी विल सी कि इनमें से इतने जो लोग हैं वो एमपी के रूप में राज्यसभा में भी जाएंगे। आया ये समझ में? सेम रूल्स अप्लाई टू दी एमएलसीज। यहाँ पे पार्लियामेंट कर रहा है, वहां पे आपकी स्टेट करती है डिलिमिटेशन कमीशन के हिसाब से। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, कुछ ना कुछ। स्टेट्स में यूटी नहीं आएगी क्योंकि वो तो हमारे सेंटर में आएगी, स्टेट स्टेट के हिसाब से चलेगी। अब आ जाओ लोकसभा के ऊपर। नाउ लोकसभा यहाँ पे विधानसभा, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। लोकसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस, यहां पे भी डायरेक्ट इलेक्शंस। आपको अगर ध्यान हो, अभी हम बात कर ही रहे थे, सेंटर में इलेक्शंस होंगे, वो किसके लिए इलेक्शंस होंगे 2024 में जो ड्यू है? लोकसभा, एमपी होंगे, इनके इलेक्शंस होंगे। और हरियाणा स्टेट में इलेक्शंस ड्यू हैं 2024 में, वो किस चीज के लिए होंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट इलेक्शंस हैं जिसमें हम लोग सब लोग वोट करेंगे, जिनका भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मींस इलेक्शन कमीशन के हिसाब से आपकी इलेक्शन वोटिंग आईडी होनी चाहिए, प्लस यू हैव दिस राइट व्हिच मींस अबव द एज ऑफ 18 इयर्स आपको वो राइट मिल जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का राइट कहां प्रोवाइडेड है? आर्टिकल 326 में इसको मेंशन किया गया एक्सप्रेसली। अगर वो आपसे पूछते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज अ फंडामेंटल राइट, it is a constitutional right, it is a legal right, it is both B and C or none of the above. Generally it is constitutional right, otherwise you can say it can be legal right also. Legal right kahan pe? Representation of People Act में भी बताया गया है that above the age of 18 years you have a right to vote. Voting age 326. 326 universal adult franchise. What is universal adult franchise? वोटिंग राइट बच्चे, वोटिंग राइट इज अबव 18 इयर्स। हाँ जी ऋतिक। में बात चल रही थी कि अभी जब हम लोकसभा की वो सीट्स बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो पॉपुलेशन को देख के बढ़ाते हैं। पॉपुलेशन, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, देन सेंसस। यस बिल्कुल, पुराने सेंसस के हिसाब से। अभी देख बच्चे हम पढ़ेंगे 2026 को बाद में लेंगे। 2001 का सेंसस टेरिटोरियल डिवीजन के लिए, अलॉटमेंट ऑफ सीट के लिए 1971 का सेंसस ही लेते हैं हम। उसके लिए मैम फिर तो प्रिज्यूम करके चलते हैं एक तरह से मैम, क्योंकि उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स तो होते नहीं, अगर वो सेंसस नहीं करवाएंगे तो। उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होते हैं, डाटा कलेक्शन होती है। अभी देखियो जब इलेक्शंस बच्चे वो इसलिए नहीं हुए बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ द अदर रीजंस, दैट इज व्हाई वी से कि टेरिटोरियल डिविजन्स में हम 2001 की बात कर रहे हैं। अगर मुझे सीट्स की अलॉटमेंट करनी है तो 1971 का सेंसस ले रहे हैं, बट 1971 के सेंसस के हिसाब से 2022 में पॉपुलेशन इज मच। अगर आपको ध्यान हो, डाटा कलेक्शन आती है, म्युनिसिपैलिटी में रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं बर्थ एंड डेथ के, है ना, उसके हिसाब से डाटा कलेक्शन है। अभी देखियो, अभी 2023 को मिड में आने दे, आपके हरियाणा में सारी जगह पे वो आ जाएंगे, इलेक्शन वाले ऑफिसर्स आ जाएंगे, इलेक्टोरल ऑफिसर्स, दे विल बी कलेक्टिंग द डाटा फ्रॉम हाउस टू हाउस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दैट? सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है बच्चे। ये क्राइटेरिया वेरी करता है, इसका कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है कि इतने परसेंटेज पे इतना एमपी निकलेगा और इतने पे एमएलए निकलेगा। ये वेरी करता है, बिल्कुल वेरी करता है। और यहाँ पे भी एरिया मैटर करता है। जैसे अगर पहले के टाइम पे अगर देखें ना, बहुत पुराना टाइम, अगर मैं कैंटोनमेंट एरिया को हटा दूं अम्बाला के, तो फिर एक ही होता था। अब कैंटोनमेंट अलग है, सिटी अलग है, तो अब दो दो अलग अलग कर रहे हैं। सो दैट इज वेयर वी सी the area, territorial divisions. If that is increasing, then we have to bifurcate them also. Constituencies इसीलिए bifurcate की जाती है। The reason for doing the constituencies यही है एक reason कि हम रिप्रेजेंट कर पाए, इतनी कम से कम पॉपुलेशन के हिसाब से इतना रिप्रेजेंटेशन हो। सो दैट वैरीज विद द सेंसस, विद द पॉपुलेशन इंक्रीज आफ्टर एवरी 5 years और आफ्टर एवरी 10 years। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेंसस हियर, बिकॉज सेंसस 10 साल का है, 5 साल जो इलेक्शंस के बाद वाला टाइम है जब डाटा कलेक्शन करके जाते हैं।
ठीक है। और अब तो जैसे इसने बोला बहुत कुछ आ गया हमारे पास, आपके परिवार पहचान पत्र बने हुए हैं, आधार लिंक हो रखा है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। पहले राशन कार्ड था आपका, अब राशन कार्ड की जगह, हाँ वही फैमिली आईडीज की बात है, फैमिली आईडीज की बात कर रहे हैं बच्चा, हम भी राशन कार्ड घटी है, हट गया हाँ राशन कटा है, बिल्कुल हो गए। और राशन करना क्या है वो वाला, वो जिनको जरूरत है उनको दो ना। We can earn and we can buy. Think about those who cannot buy. कैसे चाहता है मतलब? बच्चे वो लॉ के हिसाब से, अब देख वही बात है, तुम इतना डीप क्वेश्चन अगर मुझसे भी पूछोगे तो फिर मुझे उनसे पहले पूछना पड़ेगा एमपी एमएलए से जाके, वो चीज बहुत डिफिकल्ट है। मैंने कुछ चीजें पूछी भी हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल बैकग्राउंड, तो जब वो चीज देखते हैं ना तो वो ऑल टुगेदर इससे डिफरेंट है। वहां पे किस हिसाब से क्वेश्चन आर हो रहा है वो तो उन्हें भी पता है, लेकिन बाकी की प्रोसेस उनको भी इतना नहीं पता है। हाँ 3 सेशन जरूर होते हैं, उसमें वो जाते हैं सब लोग, लेकिन बाकी चीजें दे आर नॉट अवेयर ऑफ। जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं ना, अगर आप उनसे पूछो जो प्रैक्टिकली एमएलए एमपीज हैं, सिर्फ ये पता है कि इस टाइम पे आज हमारा बोलने का सेशन है, इतने लोग एमएलए हैं, इनको बोला हुआ है कि इन्होंने इस चीज के ऊपर बोलना है, और इस चीज के ऊपर हमने दूसरी ऑपोजिशन को अड़ने नहीं देना है, और इस चीज पे बोलते चले जाना है। फिर स्पीकर जी आएंगे और स्पीकर जी बोलेंगे बस अब बंद कर दो, तो वो बंद होंगे उस टाइम। ठीक है, स्पीकर इज एक्चुअली प्लेज अ वेरी पिवटल रोल इन लोकसभा, and that too here in your legislative assemblies. क्या है हरियाणा के स्पीकर कौन है, पंजाब के स्पीकर कौन है? Who's giving Punjab exam? Raise your hands. 1, 2, 3, 4, 5. Now 6. Yes. Who's the speaker of Punjab Legislative Assembly? Which government is there in Punjab? This everybody. Who's the CM of Punjab? Is there any deputy CM also? है डेप्यूटी सीएम है, मैंने तो नहीं सुना, तभी तो इस देर करके पूछा क्वेश्चन। स्पीकर कौन है? सदमा संधवा, रंधावा और संधवा, Sadhma was that different kind of pronunciation. अच्छा एक चीज और, क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि डेप्यूटी सीएम होगा ही होगा? ध्यान से सुनो, क्या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की रिक्वायरमेंट है? नो। अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो कर सकता है ऐसा, बट है कुछ नहीं ऐसा। हमारे हरियाणा में है डेप्यूटी सीएम? ओहो, नाम याद है लड़के को। सीएम ऑफ हरियाणा कौन है? पीयूष? कोई नहीं बताएगा अभी, पक्का? देख ले कोई और है, बदल गया अभी तो बदला। कब होने इलेक्शंस? 24 में? अभी बताया मैंने इसीलिए। चलो जी, कमिंग बैक, राज्यसभा में not more than 530 members, that will be by territorial constituencies in the state, and not more than 20 members to represent the UTs. With regard to हाँ मैंने क्या बोला, सॉरी, लोकसभा बताया ना अभी। अच्छा जी, तुमने यही देख के बोला है क्या? संधवा और संधावा, अमनदीप, संधावा और संधवा। बच्चे अगर उसी में लिख दिया इन्होंने 2 जगहों पे ऐसे ऐसे, फिर क्या करोगे? एक और पूछ लेते हैं भाई ऐसे कई बार। संधवा चलिए, उन्होंने भी सर्च करके
Enlisted for a court. सही है जी. What are the powers of a speaker? Suspend the session. Hold the majority. कभी बीच में कोई कह देता है no confidence motion है. Whether money bill is a money bill or not, whose decision is final? President, Speaker. And in which house the money bill is to be introduced? Very good. And in which house the financial bill is to be introduced? No. I am not talking about annual financial statement. I am talking about financial bill provided under 117. Not talking about 112. इतने easy questions नहीं होते बच्चे. इतने easy question आने लगे तो law करते हुए बच्चे पास हो जाएंगे. No. Financial bill has the same provisions and the same powers as that of the money bill, and it has to be introduced in Lok Sabha itself. Financial bill 117 वाला and money bill बलकरण 110. तेरे को पता? फिर उसको बोल रहा है ये भी नहीं पता. लड़के की एलिजिबिलिटी नहीं हुई, नहीं तो इसको तो मैं अभी बताती हूँ. उल्टा टांग रखा होता है इसको मैंने अभी तक यहाँ पे. घर पे तो ये दूसरों को लॉक करता है? हम इसको लॉक कर रहे होते हैं कि पढ़ ले अब लड़के, यहीं पे बैठना है रात को भी. 4 घंटे बाद हम भी आते हैं फिर, है ना पीयूष? चलो जी नेक्स्ट आ जाओ. इसके बाद 83 के ऊपर. 82 नहीं करना भाई, नहीं करना. जो नहीं, ये देखो नहीं विश्वास है, रुको. मेरे वाले में 82 पे कुछ मार्क्ड है, काटना नहीं है, एक बार तो पढ़ना है तुम लोगों ने. और उसमें लिखो जो आपके 81 के क्लॉज 3 का प्रोवाइजो है, उसमें लिखो 1 क्लॉज में फर्दर सब क्लॉज जो है, प्रोवाइजो का जो क्लॉज है 1, उसमें लिखो 1971 सेंसस फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स, फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स. एंड 2001 सेंसस जो सेकंड है फॉर टेरिटोरियल डिवीजन. फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ सीट्स, सेकंड टेरिटोरियल डिवीजन. मतलब अगर तो टेरिटोरियल डिविजन्स के हिसाब से मुझे बाइफर्केशन करनी है तो मैं 2001 के सेंसस को देखूंगी, और अगर मुझे सीट्स को अलॉट करना है 1971 के सेंसस को देखूंगी. अब इसी के हिसाब से जो बाइफर्केशन हुई थी आपकी 2014 में स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सेंसस अभी समझाती हूँ. हाँ, जो आपका स्टेट ऑफ, सुन लो अब, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हुए थे. अगर बाय चांस ये CUJ ना होता आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 के अंदर, तो तब भी तो ये, अब ये देखो सृजना को तो एक मतलब अलग हुआ था कि एक ही थे ये शुरू से. CUJ 2000 में अलग हुई थी. कहां से अलग हुई थी पहले, अब मुझे ये जानना है. अच्छा, वेरी गुड. फिर झारखंड, कहां से हुआ था फिर? छत्तीसगढ़ और झारखंड बिहार से. सुन ले उत्तराखंड यूपी से. 2000 के अंदर ये 3 स्टेट्स अलग से फॉर्म हुई थी आपकी. सीक्वेंस इनकी CUJ करके है, विच मींस पहले छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड. ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ का पेपर भरा होगा आपने, अगर नहीं भरा हो तो भर देना, चलो बाद में निकला हुआ है. 31 थी, नहीं भरा तूने? यूपी का पेपर 12 फेब को है. हाँ जी बिल्कुल 12 फेब को है, मैं कंफर्म कर लेती हूँ. आगी भाई आगी, पेशेंस पेशेंस. हाँ
मैंने पढ़ा है कहीं पे 12 फरवरी इज यूपी's डेट एंड 26 फरवरी इज छत्तीसगढ़ डेट। हाँ जी, चेक करो एक बार। कहाँ कहीं महीने लगेंगे, चेक करो, आ गई है, डेट्स आ गई है भाई। 12 फरवरी मैंने खुद नोटिफिकेशन कहीं तो देखी है, ऑनलाइन दिख जाएगा तुम्हें, डोंट वरी। कमिंग बैक, सृजना याद आया छत्तीसगढ़ झारखंड कहाँ से आया था वो, है ना? यूपी 12 ऑफ मई, मेंस की भी डेट आ जाती है, यूपी निकाल देता है डेट्स। 12 फरवरी इज यूपी, 26 फरवरी इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इज वेरी वेरी इजी, वेरी इजी। छत्तीसगढ़ की डेट रिपीट करूं, 26 फरवरी। यूपी की 12 फरवरी। छत्तीसगढ़ का तो रायपुर में ही होगा, रायपुर, और तो कहीं नहीं है ना सेंटर रायपुर के अलावा। भाई किस किस ने भरा है छत्तीसगढ़ एंड यूपी? 1 2 3 4 5, बस। क्यों भाई इधर वाले? ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपीरियंस, भर तो दो। कौन कह रहा है करना क्या भर के? हाँ वो नहीं बोल रहा, हाँ ये शिवानी बोली ना। फॉर्म की डेट निकल गई, 6 है, और छत्तीसगढ़ की निकल गई है। भाई छत्तीसगढ़ जिसने नहीं भरा ना उसने अपॉर्चुनिटी मिस की है, वंस ओनली, कि एक बार ट्राई करके देख सकते थे मॉडल आंसर्स क्वेश्चंस के लिए। इट इज इजी पेपर, आई एम टेलिंग यू, इट इज वेरी इजी। ठीक है, फर्स्ट यू गेट द जॉब एज अ जज, देन यू चूज योर स्टेट। अभी नहीं निकले, कुछ नहीं पता इनका, सुनने में तो आया था कि निकलेगा, बट अभी कुछ नहीं पता। बच्चे चैलेंज होएगी अभी तो, वो चैलेंज होएगी क्योंकि कोरोना के टाइम पे 50-50 केस कौन देगा, मेरे तो नहीं है। पता नहीं बच्चे, फिर नहीं, मेरे को अगर सुनने में आता फिर एडीजे निकली होती थी, है? बच्चे निकल के फायदा क्या होगा, अभी तो उसको चैलेंज करेंगे लोग, क्योंकि 50-50 नंबर ऑफ केसेस आप पैंडेमिक में मांग रहे हो, वो लीडिंग लॉयर्स के लिए हम जैसों के क्या होंगे? एडीए निकलेगा ये भाई, इस साल निकाल दे तो अच्छा, नहीं तो अगले साल तो नहीं निकलता, लिख के ले लो। तुम्हारा तुम्हारा हरियाणा जुडिशरी लटकेगा फिर इस हिसाब से तो। हरियाणा जुडिशरी लटके ना, अगली बार अगर होएगा भी तो बच्चे सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं, हरियाणा में इलेक्शंस सितंबर में होंगे, अगर हुए तो मई के बाद ही होंगे, मान के चल, मई से पहले ही एक बार तो निकालेंगे, 1.5 साल है। किरण क्या कह रही है? 1.5 साल की डिग्री पड़ी है अभी, कोई ना, तुम रिलैक्स करो, तुम नई सरकार में देना पेपर, पुरानी सरकार तुम्हारे लिए नहीं बनी है, पुरानी सरकार तुम्हारे लिए नहीं है, नई सरकार में दो, ये ले देंगे पुरानी सरकार। तू कब होएगा एलिजिबल? वकील तो बनी गए, तुम्हारा वो भी तो पेपर है, कब है? 5 अप्रैल, फेब 5 12 26 फरवरी में बस पेपर ही देते रहोगे, फिर मैं जो सब्जेक्ट शुरू कर दूंगी क्या करोगे तुम? इसको ले जाएंगे ना बच्चे हम, तो वही लेके जा रहा है गोवा ट्रिप, कहाँ? कौन कौन
कौन कौन से सेमेस्टर्स? Anyone who's interested from here also. सब ले जाएगा, ये सबको ले जाएगा. प्लेन में सीट नहीं मिलेगी तो साइड में विंग्स पे. वहां ठंड नहीं है. कब जा रहे हो? फरवरी. कितने चार्जेस लिए हैं तूने? 100, 7500 for stay. Everything. Travel, stay, food, and all that. 100 रुपए? तू रजिस्ट्रेशन करा रहा है इमूवेबल नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी केडी? 7500. हैं? और कितने बच्चे जा रहे हैं? 88. हाँ, बाद में इसको आके जो पकड़ेंगे लोग, फिर ये क्या करेगा? चलो जी, कमिंग बैक नाउ. 5 मिनट है, देखो ये खत्म कर लेने दो. हाँ जी, हम थे यहाँ पे सेंसस पे, और ये अलॉटमेंट ऑफ सीट्स और टेरिटोरियल डिवीजन मैंने कैसे लिखवाया. बच्चे अगर ऊपर वाला पढ़ेगा ना, क्लॉज 2, फॉर द पर्पसेस ऑफ सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1, there shall be allotted to each state a number of seats in the house of the people in such manner that the ratio between the number and the population of the state so far as practicable the same for all the states. तो यहाँ पे क्लॉज ए के हिसाब से मींस 530 मेंबर्स के लिए पॉपुलेशन के हिसाब से होगा. और फिर पॉपुलेशन को किस तरीके से करेंगे? अब आजा क्लॉज 1 में प्रोवाइजो के, फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 2 and the proviso to that clause a reference to 1971 census. लिंकेज समझ में आया पुनीत? मैंने 81 का क्लॉज 2 को सब क्लॉज ए को रीड किया, इसके साथ मैंने 81 के क्लॉज 3 के प्रोवाइजो के क्लॉज ए को रीड किया, मींस 1 को रीड किया. अब उसने क्या बोला, जो 1 है प्रोवाइजो वाला, क्लॉज 3 वाला, फॉर द पर्पसेस ऑफ सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 2. क्लॉज 2 कौन सा है? ऊपर वाला. क्या लिखा है वहां पे? पॉपुलेशन लिखा है ऑफ द स्टेट एंड द पीपल, है ना? उसमें क्या है? कौन सा सेंसस कैलकुलेट होगा? 1971. आगे ऑटोमेटिकली अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स के रिगार्डिंग कंक्लूजन डिराइव हो रहा है. जिससे नहीं हो रहा, प्लीज रेज योर हैंड्स. दिस इज हाउ वी हैव टू इंटरप्रेट द वेयर एक्ट. क्लॉज 1 में क्लॉज ए के साथ, क्लॉज 2 के क्लॉज ए के साथ, 3 के प्रोवाइजो के 1 के साथ क्या लिंकेज है? अब ये ध्यान से समझना, इन सब की एक ही इंटरलिंकेज है. क्लॉज ए कहता है 81 के सब क्लॉज 1 के साथ, नॉट मोर देन 530 मेंबर्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट. अब क्लॉज 2 की ऊपर वाली हेडिंग पढ़ो. फॉर द पर्पसेस ऑफ सब क्लॉज ए, ये जो अभी हमने 530 पढ़े, of clause 1 there shall be allotted to each state a number of seats in the house of people. each state को number of house of people के लिए such manner में ratio between the number, that number and the population of the state. लिखा क्या है कि each state a number of seats, हर एक स्टेट को इतनी नंबर ऑफ सीट्स दी जाएगी जो उसको इक्वली रिप्रेजेंट कर सके वहां पे लोकसभा में, प्लस इन रेफरेंस टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट. जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन. लाइकवाइज यूपी सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है ना? इसी तरीके से यहाँ पे उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन आएगी. देन सो फार एज प्रैक्टिकेबल द सेम फॉर ऑल स्टेट्स. मतलब ये जो क्राइटेरिया है ये सब स्टेट्स के लिए लोकसभा में जाने के लिए रहेगा सेम.
अब आ जाओ प्रोवाइजो के क्लॉज 3 के प्रोवाइजो के क्लॉज 1 पे। फॉर द पर्पसेस ऑफ सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 2, ऊपर वाला जो अभी पढ़ा हमने, एंड द प्रोवाइजो टू दैट क्लॉज the reference to the 1971 census, which means मैं population को determine करने के लिए कौन सा census calculate करूंगी, 1971, तभी लिखवाया allotment of seats के लिए। अब आया इसका लिंकेज समझ में, तभी इज इक्वल्स टू अलॉटमेंट ऑफ सीट मैंने पहले लिखवाया था। ऐसे ही आ जाओ नीचे वाले पे। अब उसके लिए देखो मैं प्रोवाइजो का ही क्लॉज 2 पढ़ रही हूँ। फॉर द पर्पसेस ऑफ सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 2 ऑफ 81 एज रेफरेंस टू 2001। अब वो क्या है, ऊपर वाले पे आ जाओ, क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी पे। ईच स्टेट शैल बी डिवाइडेड इनटू the territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it is so far as practicable be the same। यहाँ पे क्या है, territorial constituencies, और उसके लिए मैं कौन सा सेंसस लूंगी पॉपुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए, 2001। सो इसीलिए मैंने उसके आगे लिखवाया था टेरिटोरियल डिविजन्स। आई होप नाउ इट इज क्लियर। ठीक, नाउ 82 तक आप खुद पढ़ के आओगे, और जो काउंटर पार्ट्स हैं वो भी देखो आप कौन कौन से आपने खुद पढ़ के आने। दैट इज योर 162 से लेके 162 से लेके 172 तक, 172 तक, और 177 पे लिखो रेड विद आर्टिकल 165। जैसे हमने 76 रेड विद 88 किया था ना अटॉर्नी जनरल के लिए, ऐसे ही एडवोकेट जनरल के लिए 165 रेड विद 177, राइटिंग इट हियर। अटॉर्नी जनरल के लिए हमने कौन सा किया था, 76 रेड विद, एडवोकेट जनरल के लिए हम कौन सा करेंगे, 165 रेड विद। और प्लीज इट इज अ रिक्वेस्ट, ये अब मोनोटोनस भी होगा जब तक हम यूनियन जुडिशरी पे नहीं पहुंचते, आपके लिए बोरिंग भी रहेगा थोड़ा थोड़ा सा। और अब क्योंकि आपको जो मैंने आदत डाली थी शायद कि वो ये है कि हर एक चीज को एक एक वर्ड को पढ़ाना है, मैं यहाँ पे वो नहीं कर रही हूँ। तो एक तो चीज ये मत कहना कि मैम ने ये पढ़ाया नहीं ऊपर से उड़ाया, ये ऐसे ही उड़ता है हर एक जगह पे, पहली चीज। दूसरी चीज, प्लीज इसके मुझे डायग्रामेटिक फॉर्म्स चाहिए आपसे। आप डिवीजन करोगे ऐसे, इधर यूनियन एग्जीक्यूटिव इधर स्टेट एग्जीक्यूटिव बना के मुझे चेक कराओगे बकायदा, नहीं चेक कराओगे आई विल लीव द कॉन्स्टिट्यूशन हियर इट इज। धमकी बहुत गंदी होती है, ये धमकी नहीं है, ये सच है। मैं छोड़ दूंगी, मैं यूनियन जुडिशरी नहीं पढ़ाऊंगी, इमरजेंसी इंपॉर्टेंट पढ़ा है मैं वो नहीं पढ़ाऊंगी आपको, ये ध्यान रखना है। पढ़ाएंगे, हाँ मैंने दिया था, सबने नहीं ना बनाया बच्चे, किस किस ने डायग्राम्स मींस काउंटर पार्ट्स नहीं बनाए। और ये इसमें नहीं होगा, इफ आई एम टीचिंग सीआरपीसी आज देम, जिन्होंने सीआरपीसी सीपीसी इकट्ठे लगाया मैंने उनसे भी काउंटर पार्ट्स बनवाए हैं। तो अगर पढ़ना है इस क्लास में तो ये काम करना पड़ेगा, चाहे आपको ये लगे कि बच्चों वाला काम दे रहे हो, आप हमें होमवर्क दे रहे हो स्कूल की तरह, ये तो करना पड़ेगा। अगर आपको पीटी निकालना है ना जिसमें 15 to 20 क्वेश्चंस कॉन्स्टी के आते हैं तो ये करके आना। अप टिल 172 आपके सारे डायग्राम्स मतलब चार्ट फॉर्म बने होने चाहिए। एंड आई मे चेक एनी टाइम मींस एनी टाइम फ्रॉम फ्राइडे। आई एम गिविंग यू 2 days कंसेशन, दैट इज टुमारो एंड डे आफ्टर, बट फ्राइडे को कंप्लीट होना चाहिए, मैं चेक करूंगी। और जो नहीं आया फ्राइडे को और जिसने पीडीएफ ले ली मुझसे ना, वो बाहर है। बच्चे पीटी देना हो ना देना हो कभी तो देगा, एडीए तो देगा। फिर 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं इस पे। एक मिनट, इनको मैं एंड कर दूं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग द सेशन, वील कंटिन्यू।